हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी एमटीएस की क्लास में। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध है। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के दौरान कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। किसी भी युद्ध में न हारने के कारण इसे नेपोलियन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, जो कि एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा गया है किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलापुरम का निर्माण किया था? तो इसका सही जवाब राजेंद्र प्रथम हो जाता है। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंडा चोलापुरम का निर्माण किया था। ठीक है, चोलों की नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण राजेंद्र प्रथम द्वारा कराया गया था। तो अगले क्वेश्चन की आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है शिवाजी के ठीक है, तो शिवाजी के जब समय चल रहा था, शिवाजी का जिस समय शासनकाल चल रहा था, उस समय क्या था, मराठा संत का नाम क्या था? ठीक है, समसामयिक। ठीक है, उनके समकालीन मराठा संत का नाम बताना है। तो मराठा संत का नाम संत तुकाराम, जो कि एसएससी जीएल का क्वेश्चन है, टियर 2 में पूछा गया था। तो शिवाजी के समसामयिक मराठा संत तुकाराम एवं समर्थ गुरु रामदास थे। रामदास छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये क्वेश्चन जो है ना, एसएससी मल्टीटास्किंग 2013 मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 और 1999 में पूछा गया था। तो मनुष्य के शरीर में, जो कि एक वयस्क मनुष्य की बात की जा रही है, तो 206 हड्डियां होती हैं और कुल हड्डियों की संख्या जो है ना 206 होती है। लेकिन जो कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अच्छी कंकाल की, इसमें 80 हड्डी होती है और आंतरांगी कंकाल में 126 हड्डियां होती है। बाल्यावस्था में 208 हड्डियां होती हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ के अंतर्गत पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है ना फीमर स्टेपिस होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है, कान की हड्डी बोली जाती है। एक शिशु का शरीर 270 हड्डियों का बना होता है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि एसएससी ने 2007 के अंतर्गत पूछा हुआ था और कहा गया है क्वेश्चन के अंतर्गत, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा बीमारी होता है या क्या हो जाता है, कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, अरक्तता। क्या होता है, अरक्तता। विटामिन B6 का दूसरा नाम पायडॉक्सिन है। इसका प्रमुख स्रोत दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली इत्यादि है। इसकी कमी से अरक्तता होती है। यह लाल रुधिर कणिकाओं तथा प्रतिरक्षी प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। साथ ही साथ बात करते हैं रिकेटस की। तो रिकेटस होता ना, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। और साथ ही साथ यदि बात करते हैं बेरी रोग की, तो बेरी रोग होता ना विटामिन बी, और यहाँ पे 12 नहीं लिखा है, विटामिन B12 की कमी से बेरी रोग होता है। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी के अंतर्गत 2008 में पूछा गया था और एसएससी ने 2001 और 2005 में भी पूछा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एसएससी का ये सबसे सुपर क्वेश्चन है, जिसे हम वेरी इंपॉर्टेंट की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इन दिए गए ऑप्शंस के अनुसार कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो है ना पाया जाता है? तो ऑक्सीजन इसका सही जवाब है। ऑक्सीजन जो कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कितनी मात्रा में ऑक्सीजन होता है ना,
तो ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 62% ऑक्सीजन होता है, और साथ ही साथ हम लोग बात करते कार्बन की तो 20% कार्बन, और साथ ही साथ हाइड्रोजन की यदि बात की जाए तो हाइड्रोजन की इसमें मात्रा जो होती ना कितने परसेंट होती है, हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है ना वो 10% होती है, नाइट्रोजन 3% पाया जाता है। तो इस प्रकार टोटल तत्वों की संख्या होती है 36 तत्वों से मिलकर क्या होता है। तो आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। तो श्वसन का नियंत्रण जो होता है कंट्रोल, SSC CHSL 2015 का क्वेश्चन है। तो इस श्वसन का कंट्रोल रूम कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला जो होता है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है ना श्वसन का कंट्रोल होता है इसमें। मेडुला ऑब्लोंगेटा हृदय स्पंदन की दर, श्वसन दर, भोजन निर्माण, भोजन निगरण, वमन, स्वाद इत्यादि का जो कंट्रोल होता है ना इसी के अंतर्गत किया जाता है, मेडुला के अंतर्गत। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करके आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है, कंट्रोल रखती है। तो इससे मैट्रिक स्तरीय 2006 में पूछा गया था। तो हाइपोथैलेमस इसका सही जवाब हो जाता है। हाइपोथैलेमस जो है ना शरीर के ताप को कंट्रोल करती है। पीयूष ग्रंथि जो होती है ना, पीयूष ग्रंथि या कहीं फिर पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कही जाती है, और हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के भी मास्टर का काम करती है। हाइपोथैलेमस पीयूष के भी मास्टर का काम करती है। मस्तिष्क का यह भाग तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजन की भूमिका निभाता है। यह शरीर का ताप, भूख, प्यास, लैंगिक आचरण तथा शरीर की सुरक्षा इत्यादि का कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। यही हाइपोथैलेमस का काम होता है। अगला डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्वेश्चन SSC 2003 में पूछा हुआ था, और देखते हैं आगे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। तो रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल है लिम्फोसाइट। इसका सही जवाब है लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होती है। यह श्वेत रुधिराणुओं की कुल संख्या 20% से 30% तक होती है। 20 से 30। यह दो प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट, जिसमें बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी प्रोटीन बनाती है, जबकि HIV विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देती है। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। RRB का स्वामित्व किसके पास है। तो बताना है RRB का स्वामित्व कौन रखता है। और इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखते हैं। SSCGL की बात करते हैं तो Tier 1 2014 में पूछा गया था SSC ने। तो देखते हैं इसका जो सही जवाब कौन सा था, केंद्र सरकार या कहीं राज्य सरकार या प्रायोजिक बैंक। तो इसका D ऑप्शन सही है। इनमें से सभी ऑप्शन सही दे रखे हैं। केंद्र, राज्य, प्रायोजित बैंक, इन सभी के पास स्वामित्व होता RRB का। ग्रामीण बैंकिंग पर गठित कार्यकाल 1975 ईस्वी के संतुष्टि पर सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र राज्य सरकार का प्रवर्तक बनक 50-15-35 के अनुपात में पूंजी लगाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। और अगले क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित कौन सी संस्था औद्योगिक वित्त संस्था नहीं है। तो इसमें जो संस्थाएं दे रखी है कौन सी औद्योगिक संस्था नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन में UTI या ICICI, नबार्ड, SFC। तो नबार्ड इसका सही जवाब निकल के सामने आ जाता है। नबार्ड जो है वो क्या है, नबार्ड औद्योगिक वित्त संस्था नहीं है। नबार्ड का प्रमुख कार्य ऐसी संस्थाओं व बैंकों को पुनर्वित्त करना है जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास में संलग्न है। यह औद्योगिक वित्त संस्था नहीं है। ठीक है, यही नबार्ड का काम होता है। निम्नलिखित अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए।
क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता है। तो इस किस में सिल्वर नहीं होता, इसमें जो बच्चे होते हैं ना 100% कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, कहते हैं कि किस में जर्मन सिल्वर नहीं होता है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। क्या, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में होता क्या है, तांबा 60% होता है, जस्ता 20% होता है, निकेल 20% होता है। अर्थात ये कहें कि मिश्र धातु से जर्मन सिल्वर बना होता है, इसमें सिल्वर नहीं होता है। अगला है एलडीसी का क्वेश्चन है, 2005 के अंतर्गत पूछा हुआ था एलडीसी। तो क्वेश्चन में कहा गया मांग नियम के अनुसार, मांग नियम के अनुसार क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं सी ऑप्शन में क्या कहा गया, जब कीमत गिरती है तब मांग बढ़ जाती है। जैसे कि कोई वस्तु है ना 100 रुपये केजी बिक रही है, यदि उसको 20 रुपये केजी के कर दिया जाए तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, ज़्यादा लोग उसे खरीदने लगेंगे। ठीक है, मांग के नियम के अनुसार जब कीमत बढ़ती है तब मांग घट जाती है। जैसे कि वही चीज़ है ना, जैसे कि कोई भी चीज़ हो तो जब उसकी कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है, तथा कीमत गिरती है तब मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार मांग का नियम संबंध कीमत से वृद्धि या कमी से है, अर्थात कीमत तथा वस्तु की मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक नवरत्न है। तो नवरत्न कंपनी के बारे में बताना, कौन सी कंपनी नवरत्न है। एलडीसी 2005 के अंतर्गत क्वेश्चन आया हुआ था। तो सही जवाब वेल हो जाता है, HBHEL, यही कंपनी एक नवरत्न है। प्रश्न काल में वेल जो है ना नवरत्न कंपनी थी, किंतु 1 फरवरी 2013 से यह नवरत्न कंपनी हो गई। नवरत्न तथा नवरत्न कंपनियां बड़ी कंपनियां होती हैं। महारत्न, जो कि महारत्न कंपनियां बड़ी कंपनियां होती हैं। महारत्न का दर्जा ऐसी कंपनी को प्रदान किया जाता है जिनका वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ से अधिक हो और शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक हो। ऐसी कंपनियों को नवरत्न कंपनियां कहा जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक नवरत्न कंपनी है, और जो कि स्टेनोग्राफर 2005 में पूछा गया। और ऑप्शन दे रखे हैं, टाटा मोटर्स, इंफोसिस, गैल, इंडियन एयरलाइंस। तो इसका सही जवाब हो जाता है गैल। तो गैल नवरत्न कंपनी है। तो गैल भारतीय गैस प्राधिकरण नवरत्न थी, किंतु 1 फरवरी 2000 से महारत्न कंपनी हो गई। नवरत्न कंपनी स्वयं वे कंपनियां हैं जिन्हें अधिक 1,000 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों पर स्वयं निर्णय लेने का अधिकार हो। ऐसी कंपनियों को नवरत्न कंपनी कहा जाता है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है किस तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो इसका सही जवाब होता है SSC CHSL 2013 में पूछा गया था परमाणु भार। इसका सही जवाब है परमाणु भार, इसका सही जवाब है। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल उनके परमाणु भार के बराबर होता है। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है जो कि स्टेनोग्राफर 2014 के अंतर्गत पूछा हुआ था, गेहूं की फसल कटाई किसका उदाहरण है। तो गेहूं की फसल कटाई किसका उदाहरण, गुरुत्व पृथक्करण का उदाहरण है। और देखते हैं गेहूं की फसल की कटाई गुरुत्व पृथक्करण का एक उदाहरण है। इसी विधि के अलग अलग घनत्व के घटकों को उनके मिश्रण से पृथक किया जाता है। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है समुद्र के जल में औसतन लवण की मात्रा कितने % होती है। स्टेनोग्राफर 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो 3.3% क्या होता है, लवण पाई जाती है समुद्र के जल में। ठीक है, समुद्र के जल में औसतन लवण की मात्रा इतनी होती है प्रतिशत, अर्थात 35 ग्राम प्रति लीटर। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त तो मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण होता है। तो किसका मिश्रण होता है, मोम। तो सही जवाब ए ऑप्शन इसका है। और ए ऑप्शन में कहा गया है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका सही जवाब मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन
का एक मिश्रण होता है, इसी का बना होता है। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का एक मिश्रण है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया तो चुंबक रक्षक किसके टुकड़े हैं? चुंबक रक्षक जो होते हैं ना, किसके टुकड़े होते हैं? मल्टीटास्किंग 2013 का क्वेश्चन है और नरम लोहा इसका सही जवाब है। चुंबक संरक्षक नरम लोहे के टुकड़े होते हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? साइकिल चलती जा रही है और अचानक से साइकिल का टायर फट जाता है तो क्या दर्शाता है? रुद्धोष्म प्रक्रिया। क्या? रुद्धोष्म प्रक्रिया को दर्शाता है। CHSL 2015 का क्वेश्चन। साइकिल के टायर के अचानक फटने पर बहुत कम समय में टायर की हवा का विस्तार हो जाता है, अर्थात तो टायर की हवा निकल के वायुमंडल में मिल जाती है, जिसमें ऊष्मा को स्थानांतरण का समय नहीं मिल पाता। अतः ऐसा ऊष्मारोधी परिवर्तन को रुद्धोष्म परिवर्तन कहा जाता है। रुद्धोष्म परिवर्तन या तो बहुत तेजी से होने वाले परिवर्तन में से होता है या पूर्णतः ऊष्मा के कुचालन वातावरण की उपस्थिति में होता है, ताकि ऊष्मा के आदान प्रदान की संभावना न रहे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं और SSC CHSL 2015 में पूछा गया था। तो हाइट्रज क्या मापने की यूनिट है? तो हाइट्रज किस चीज़ को मापता है? तो हम लोगों को बताए तो हाइट्रज होता है, हाइट्रज तरंगों की आवृत्ति को मापता है। तरंगों की मात्रा क्या है? किस अवस्था में तरंगों का आदान प्रदान किया जा रहा है? किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को तरंगों की आवृत्ति कहते हैं। इसकी मात्रा कंपन से होती है, इसी हाइट्रज भी कहा जाता है। तो हाइट्रज की जो होता है ना, हेल्प से इसे मापा जाता है। SSC CPO 2015 में इसे क्वेश्चन को पूछा गया था। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत कौन था? खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? यही क्वेश्चन के पूछने का मतलब है। तो स्टेनोग्राफर ग्रुप CD में पूछा गया था 2012 में। तो राणा सांगा को बाबर ने पराजित किया था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को मुगल शासक बाबर तथा मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। और अगले क्वेश्चन में कहा गया है, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं हम्पी। हम्पी को पहले विजयनगर के नाम से जाना जाता है, जिसे हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने बनाया हुआ था। मध्यकाल के विजयनगर को आजकल हम्पी के नाम से जाना जाता है। हम्पी नगर कर्नाटक में है। इस समय यह उजाड़ नगरी है। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा। और इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट और इसी तरीके के बेहतरीन प्रश्नों के साथ सभी को कल। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड